नमस्कार, मैं हूं मुनीश कुमार गौड़। सत्य अभियान में आज हम बात फिर करेंगे दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की। पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी कि इस बोर्ड को बनाने की आवश्यकता क्या थी और इस बोर्ड में किसको बेनिफिट्स दिए जाने थे और ये बेनिफिट्स वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहे, क्या कारण थे और इसमें क्या स्कैम है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड एक एक्ट के तहत बना था। वह एक्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। इस एक्ट के तहत सेस लिया गया 1% के हिसाब से। जैसा पिछली बार बताया, करीब 3600 करोड़ रुपया इस सेस में फंड में आ चुका है और यह सेस बार बार एक कारण बनता है। जो भी मंत्रालय से जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो चेयरमैन बनते हैं और उनकी आंखों में यह सेस का मनी बार बार खटकता है। इसका उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है उसके बारे में चर्चा। पिछले 10 सालों में 90 यूनियन बनाई गई जिन्होंने इसका सत्यापन किया कि कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर है। कंस्ट्रक्शन वर्कर तो 70% दिल्ली में बाहर से आता है, विभिन्न राज्यों से आता है। हमने पहले भी बताया था, वह कंस्ट्रक्शन वर्कर यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों से आता है। राजस्थान के जो मजदूर हैं वह पत्थर का काम करते हैं, उड़िया जो लेबर है वो खुदाई का काम करती है। इसी तरह से प्लम्बिंग का काम जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वह हमारा उड़ीसा का हमारा भाई करता है। और 70% के पास में कोई आधार कार्ड दिल्ली का नहीं है, उनका दिल्ली में स्थायी निवास नहीं है। तो किसका है स्थायी निवास? क्या उन मजदूरों का जो 700 से 800 रुपया की दिहाड़ी कमाते हैं, और वह दिहाड़ी 30 दिन की दिहाड़ी नहीं होती है, वह दिहाड़ी होती है मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की। बाकी तो उसको काम ही नहीं मिलता है। रेगुलर काम तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में अगर हम अनुपात यह समझें कि उसको करीब 20 दिन का 30 दिन में से काम मिलता है, तो उसका 15 से 16,000 रुपया मैक्सिमम उसको काम मिल सकता है। क्या वह, अगर वह अकेला आया है, क्या वह अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को वह कुछ राशि भेज सकता है? अगर वह राशि वहां भेजता है तो वो यहाँ पे कहाँ रह सकता है? अगर यहाँ वो रहता है तो क्या वो पक्के मकान में रहता है? अगर वह पक्के मकान में रहता है, उस मकान की कीमत क्या है? उसने इतना धन कैसे एकत्र किया कि वह बस्तियों में, जहां के हमें एड्रेस मिले हैं कि यह राशि उन पतों पे भेजी गई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को भेजी गई है, निर्माण मजदूर को भेजी गई है, जहां पर किराया 15 से 20,000 रुपया महीना है, जहां पर मकान की कीमत 50 लाख से 2 करोड़ रुपया है। क्या ऐसे भी निर्माण मजदूर हो सकते हैं जो इन मकानों में रहते हो, इन कॉलोनी में रहते हो? ऐसे कई हमारे पास में केस आए हैं। लिखित में जो सैंक्शन अमाउंट था वह इनके पास पहुंच चुका है। ये कौन लोग हैं, इनको यह अमाउंट पहुंचा कैसे? इसमें बीच में जो मीडिएटर थे, दलाल थे, जो लोग इन तक पैसा पहुंचा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पिछले 10 वर्षों में जैसा बताया कि 90 यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ। वह यूनियन, इनकी कर्मचारियों की जो तनख्वाहें कई बार रुक जाती हैं, कभी इनको छुट्टी नहीं मिलती है, कभी इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के, या अगर ये लंबे समय से काम कर रहे हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे मेट्रो है, वहां बहुत लंबे समय काम हुआ, तो ये उन्होंने सालों साल काम किया है, तो कई बार इनका ग्रेचुटी का भी अमाउंट हो सकता है, कई बार इनका बोनस का भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर वर्ष में 30 दिन काम कर लिया तो आपको बोनस भी मिलना चाहिए उसी अनुपात में। ऐसे केस इन 90 यूनियन में से किसी यूनियन ने आज तक नहीं लगाए। अब प्रश्न यह भी है कि अगर ये यूनियन
इस तरह के केस नहीं लगा रहे हैं, तो ये कर्मचारी इनके पास में आते कैसे हैं? यह संज्ञान में है कि एक यूनियन अपने 20-20 कार्यालय एक ही कॉलोनी के अंदर खोलकर बैठी है। एक लाइन से सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उस लाइन में रहते हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका मानना है। पीछे एक खबर आई थी जिसमें यह पता चला था कि एक ही एड्रेस से हजारों कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसमें यह भी मालूम पड़ा था कि इन हजारों कर्मचारियों के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फोन नंबर एक ही थे। एक ही फोन से जो फॉर्म में भरा जाता है, डिटेल्स भरे जाते हैं, उसमें फोन नंबर भी है। अब वो फोन नंबर, एक ही फोन नंबर कई कर्मचारियों के पास में कैसे आया? एक ही एड्रेस से कैसे कर्मचारी रजिस्टर हो गए? ऐसे कर्मचारी रजिस्टर हुए हैं। मामला एंटी करप्शन ब्रांच में भी गया है, वहां पर मामला ठप पड़ा है। एंटी करप्शन ब्रांच ने उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई उसमें एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। और इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल्स ने, स्कूल के प्रिंसिपल्स ने बोर्ड में आकर यह शिकायत की थी कि हमारे स्कूल में पिछले वर्ष 2, 3, 4 बच्चे थे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर स्कॉलरशिप लिया करते थे। इस अचानक दूसरे वर्ष यह संख्या 80, 90 और तीसरे वर्ष 150, 200 तक हो चुकी है। यह अचानक संख्या बढ़ी कैसे? क्या दिल्ली का कंस्ट्रक्शन वर्कर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? क्या उसका स्थायी निवास है? यह प्रश्न किसी के भी दिमाग में कौंध सकते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है? बोर्ड ने जब इनको रजिस्टर किया था तो क्या कोई एसओपी बनाई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ थे जिससे यह मालूम पड़े कि कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर है और कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है? यूनियन का क्या है? वह तो फीस लेते हैं, किसी की भी जो पात्रता है उसको सत्यापित कर सकते हैं, उस पर अपनी स्टैंप लगा सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया है। वे भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनके रिन्यूअल हो रहे हैं, 2-2, 3 साल के इकट्ठे रिन्यूअल हो रहे हैं। 2-3 साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम किया, यह कैसे मालूम पड़ेगा? उन्होंने लगातार कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम किया, हर साल कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम किया, यह कैसे मालूम पड़ेगा? यह कौन निर्धारित करेगा? जब यह मामला एंटी करप्शन के अंदर रेफर किया गया, प्रिंसिपल्स ने जो शिकायत की थी, जब सेक्रेटरी लेबर ने इसको एंटी करप्शन में भेजा तो वहां 2018 से ये मामला पड़ा है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कारण है? यही नहीं, इससे पूर्व एक और एक्टिविस्ट ने एंटी करप्शन में कंप्लेंट की थी, एफआईआर भी हुई थी। ये दोनों कंप्लेंट्स, एफआईआर, इनमें ऐसा क्या कारण है कि इनमें अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है? एक जो मैंने आपको बताया, जो एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो इसमें कंप्लेंट की और एफआईआर हुई, उसमें पुलिस स्टेशन में 80 कंप्लेंट दिल्ली के अधिकारियों ने डाली है। उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो कोर्ट के अंदर चालान दाखिल हुआ है। कंप्लेंट के ऊपर रिपोर्ट जाती है। जो ये 80 के लगभग शिकायतें पुलिस में दी गई थी, डिपार्टमेंट में दी गई थी, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट को करना क्या था? या तो 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट दाखिल करके चालान दाखिल करना था, वह रिपोर्ट दाखिल करनी थी, अन्यथा उसके अंदर कोई कैंसिलेशन रिपोर्ट डालनी थी कि इसमें ऐसा कोई मामला बनता नहीं है, हमने इसमें छानबीन कर ली है, हमने इसमें इंक्वायरी कर ली है और इसमें कोई मामला नहीं बनता है। ना तो आज तक पुलिस ने 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट दाखिल की है, ना ही यह बताया है कि वह उनके पास लंबित क्यों है, ना ही इस विषय पर लेबर डिपार्टमेंट से उनकी कोई इस विषय पर अन्यथा कोई बात हुई। इतना अरसा हो चुका है, 2018 की बात है, आज 2023 है, 5 साल। कौन कौन अधिकारी एंटी करप्शन ब्रांच में आए, उन्होंने इन फाइलों में क्या किया, यह भी एक जांच का विषय है।
क्योंकि यह मामला करोड़ों में है, तो सीबीआई की इंक्वायरी इस मामले में होनी चाहिए। इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में हम फिर एक कड़ी में बताएंगे, मिलेंगे आपको। और उसमें कौन कौन कर्मचारी, इस बोर्ड में कर्मचारी काम कर रहे थे, वो कर्मचारी कौन है, वो कर्मचारी आए कहां से, जिन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया और आगे भेजा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और वो सब रजिस्ट्रेशन हुए। 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और यह सेस मनी, जो जनता का पैसा है, जो पब्लिक मनी है, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इस्तेमाल होना था, वह पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है। तो ये कहां कहां पहुंचा। इस कड़ी में इतना ही। अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में फिर दोबारा बात की जाएगी कि ये मामला अभी कहां रुका हुआ है। धन्यवाद। सत्य अभियान से मुनीश कुमार गौड़।